हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स का एक और वैरायटी डिस्कस करेंगे जो कि है थर्मिस्टर। ओके, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आरटीडी, जो रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर एक था और चेंज इन टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट कर रहे थे हम चेंज इन रेजिस्टेंस। हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी मेटल को टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कंडीशन में प्लेस करेंगे तो टेम्परेचर के साथ मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। उसी का रिवर्स फिनोमेना जो है वो होता है सेमीकंडक्टर में। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लेंगे और सेमीकंडक्टर मटेरियल में आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्री जो आपके कैरियर्स हैं उनका एक तो रैंडम मूवमेंट बढ़ेगा टेम्परेचर की वजह से फ्री जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं उनका रैंडम मूवमेंट बढ़ता है और ये रैंडम मूवमेंट जो है वो मेटल में काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ता है और उससे आपका नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि मेटल में आपका नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर के साथ नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड जनरली बहुत सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं होते। तो जो प्रोमिनेंट फैक्टर है वो है रैंडम मोशन ऑफ कैरियर्स एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ एक आपका स्पेसिफिक केस है और सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बहुत हाईली चेंज होती है। और क्या फिनोमिना इसमें होता है कि यहाँ पे जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडम मूवमेंट थोड़ा बढ़ता है, उसके कंपैरिजन में थर्मली जनरेटेड फ्री चार्ज कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन और होल हैं तो वो बहुत लार्ज नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं और आपका सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ आपकी जो कंडक्टिविटी है रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स हैज़ इंक्रीज। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अपने साथ रिफ्लेक्ट करता है और टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है और ये जो रिडक्शन है ये बहुत फास्ट एज वेल एज बहुत हाई रेंज में भी होता है। तो थर्मिस्टर को अगर आप टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस की तरह काम में ले रहे हैं तो आपको इवन 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर पे 5 से 6% का चेंज इन रेजिस्टेंस जो कि बहुत हाई कंसिडर किया जाता है वो भी मिल जाता है। तो थर्मिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से बने हुए रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं जो टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट की तरह काम कर सकते हैं। अगर हम इसको डिस्कस करें तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मिस्टर इज दैट रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। आप जहाँ पे भी इनको नोट डाउन कर रहे हैं वहाँ पे आप जो आपका हेडर है उसमें मेंशन कर सकते हैं 2-3 बार कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का जो मेटल है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर और हमने आपको उसका रीज़न बताया कि उसमें नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स बढ़ जाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वाइस वर्सा आप बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। दैट्स वाई इट रिफ्लेक्ट्स अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई एंड फास्ट। ये जो चेंज है वो एक्सपोनेंशियली होता है तो आपको बहुत ही हाई और बहुत ही फास्ट मीन्स इट टेक्स वेरी फ्यू सेकेंड्स टू रिफ्लेक्ट अ हाई चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप इसका मैथमेटिकल समरी करना चाहें इसके रेजिस्टेंस और टेम्परेचर रिलेशनशिप में तो यू कैन समराइज इट एज RT1 इक्वल्स टू RT2 e raised to power beta 1/T1 minus 1/T2। समरी इज एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होगा
एक टेम्परेचर के कंपैरिजन में दूसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस। ये आपका रेफरेंस पे रेजिस्टेंस है, रेफरेंस टेम्परेचर पे, ये आप जहाँ पे मेज़र करना चाह रहे हैं उस पे रेजिस्टेंस है, ये इसका कांस्टेंट है जो अलग अलग मेटल पे अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ये दो आपके टेम्परेचर रेंज है जिन पे आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे बोलें कि हमें एक्सपोनेंशियल चेंज मिल रहा है, अगर आप टेम्परेचर और रेजिस्टेंस फॉर थर्मिस्टर के लिए टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यू आर गेटिंग अ वेरी स्टीप चेंज, वेरी शार्प चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अगर आपको इतना सा ही चेंज इन टेम्परेचर करना है तो कंपैरिजन में चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी फास्ट है विथ रेस्पेक्ट टू वेरी लो चेंज इन टेम्परेचर। तो आप इसको अगर इसके सेलिएंट फीचर्स को या इसकी प्रॉपर्टीज़ को थर्मिस्टर को अगर समराइज करेंगे तो वी कैन से कि थर्मिस्टर इज़ जनरली मेड विथ आइदर इट्स मेड विथ सेमीकंडक्टर, लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ साथ कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो भी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, एज वेल एज जो उनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ है वो भी, और टेम्परेचर बियरिंग जो उनकी कैपेसिटी है वो भी उनको एक फेवरेबल मटेरियल बनाते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ थर्मिस्टर मेजरिंग यूनिट। तो सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेंज में, कौन सी टेम्परेचर रेंज में अपने इंस्ट्रूमेंट को काम में लेने वाले हैं। और मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ निकल, कोबाल्ट और कॉपर, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, इसके ऑक्साइड्स हैं वो भी आपका एक थर्मिस्टर का मटेरियल बनाते हैं। It can be used for temperature range -16 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिए कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वो जनरली लो टेम्परेचर रेंज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इनकी जो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी, जैसे हमने आरटीडी में पढ़ा था कि थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहे था, तो उसके लिए आपका थर्मिस्टर एप्लीकेबल नहीं है, ये उसकी टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी में नहीं आता। तो इसका जो एक्सपेंशन है टेम्परेचर का वो -60 -100 भी मेंशन किया गया है, और -100 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी कूपर में मेंशन किया गया है। तो ये वेरिएशन हो सकता है, बट द मेजॉरिटी जो आप जो मेजरमेंट करते हैं वो माइनस की रेंज में आपका एक्सपेंडेड है। फिर मेजरमेंट में इसका रेजिस्टेंस देखिए कितनी वाइड रेंज में वेरी कर सकता है। इट्स रेजिस्टेंस रेंज कैन बी इन द रेंज ऑफ 0.5 ओम टू 0.75 मेगा ओम। इतना वास्ट वेरिएशन, इतना वाइड वेरिएशन आपको रेजिस्टेंस में मिल सकता है ड्यूरिंग योर मेजरमेंट। दिस इज़ वेरी नॉन लीनियर। तो बट ऑब्वियस है कि आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो करेगा, लेकिन क्योंकि इसमें जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत ही हाई है तो आपको बहुत हाई सेंसिटिविटी का मेजरमेंट भी आपको मिलता है। जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 5 to 6% का चेंज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर भी पॉसिबल है कुछ मटेरियल्स के साथ। बहुत बड़ी ये एक रेंज ऑफ चेंज है। 5 to 6% चेंज इन रेजिस्टेंस विथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेलिएंट फीचर्स आता है कि दिस इज़ वेरी, इट कैन मेजर वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, इवन 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज अगर आपको मेज़र करना है टेम्परेचर में तो थर्मिस्टर ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है। ठीक है, और इसके साथ ये है कि आप इसको अलग अलग साइज़ और शेप में बना सकते हैं और इसको अपने मेज़रमेंट के लिए जो आपका प्लेस है वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। कनेक्टिंग लीड से आप इसका जो सेटअप है वो और कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसके साथ आप रिमोट लोकेशन पे जो मेज़रमेंट है वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसको हम अभी आगे अपने सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इट कैन बी फैब्रिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, इट कैन बी फैब्रिकेटेड
प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, डिफरेंट स्ट्रक्चर में आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसे फॉर्म कर सकते हैं. एंड वी कैन से इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, इनएक्सपेंसिव, ईजी टू यूज़ एंड स्टेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट. तो थर्मिस्टर जो है वो आपका इन सब पॉजिटिव और इन सब सेलिएंट फीचर्स के साथ एक काफ़ी फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर बन जाता है फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट. और चेंज जो फाइनली आपको मिल रहा है वो चेंज इन रेजिस्टेंस की फॉर्म में मिल रहा है. ये है थर्मिस्टर का सिंपल डिस्क्रिप्शन. लेकिन थर्मिस्टर पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है वो पूछा जाएगा उसकी एप्लीकेशंस पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है प्रॉब्लम फॉर्मेशन में. तो उसको हम डिस्कस करते हैं. अगर हम थर्मिस्टर को डिस्कस करें तो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हैपन होता है जिसको आप बोलते हैं सेल्फ हीटिंग. जैसे आपने ये बोला कि आप एक रेजिस्टेंस है, आप उसमें ये वेरिएबल मान लेते हैं इसको, ना इसको वेरिएबल मान रहे हैं, ये आर है, ये आपने रेजिस्टेंस जो है वो थर्मिस्टर ही बनाया है. जैसे जैसे आप इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आपका इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप इंक्रीज़ करेंगे, सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होगी. और जो सर्किट में करंट है वो आपकी करंट के साथ आपका जो करंट जैसे जैसे आप इंक्रीज़ कर रहे हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी धीरे धीरे बढ़ेगा. ठीक, लेकिन एक टाइम के बाद जब इसमें से फ्लो होने वाली करंट एक थ्रेशोल्ड के बाद बढ़ने लगेगी तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेल्फ हीट होने लगेगा. सेल्फ हीट होते ही इसका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा और रेजिस्टेंस कम होते ही इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होने लगेगा. पोटेंशियल ड्रॉप कम होते ही आप फिर बोलेंगे कि उसमें और करंट फ्लो होने लगेगी, और करंट फ्लो होने पे और हीटअप होने लगेगा और एक जगह पे जाके एक स्टेबल कंडीशन बन जाएगी. थर्मिस्टर में एक सेलिएंट प्रॉपर्टी है, एक सेलिएंट फीचर है, दैट इज सेल्फ हीट. आप जब एक थर्मिस्टर को सर्किट में अगर आप प्लेस करते हैं और इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, आई, और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो था वो आर था. अब अगर आप सर्किट में इसकी करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो करंट के साथ पहले इस मटेरियल पे, इस मेटल पे जो भी आपका थर्मिस्टर था उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप धीरे धीरे बढ़ेगा. ठीक है, जैसे जैसे आपने सर्किट में करंट इंक्रीज की उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा आई आर के अकॉर्डिंग. एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ करंट के बाद आपका थर्मिस्टर जो है वो सेल्फ हीट होने लगता है और बहुत ही माइनर से चेंज इन टेम्परेचर के वजह से उसका रेजिस्टेंस चेंज होने लग जाता है, रेजिस्टेंस कम होने लग जाता है और उस जो डिक्रीज इन रेजिस्टेंस है उसकी वजह से उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे आपका इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होना शुरू हो जाएगा. थ्रेशोल्ड करंट से पहले आपका थर्मिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो अप कर रहा है, करंट के साथ वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो बहुत लो रेंज के करंट तक ही होती है. थोड़ी सी भी करंट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होते ही इसका रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली कम होता है और रेजिस्टेंस के डिक्रीमेंट की वजह से उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कम होने लगता है. फिर उसमें जो करंट फ्लो है वो बढ़ने लगेगी, फिर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और एक जगह पे ये स्टेबल कंडीशन पे आ जाता है. इस प्रॉपर्टी को सेल्फ हीट प्रॉपर्टी बोलते हैं और इस प्रॉपर्टी की वजह से थर्मिस्टर जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए काम में लिया जाता है. तो अगर हम थर्मिस्टर्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को डिस्कस करें तो देखिए इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा. ये कर्व कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में सेलेक्ट करने के लिए पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज अगर आपसे थर्मिस्टर का डिस्क्रिप्टिव उसका प्रॉब्लम आपसे अगर पूछा गया है तब भी आपको इन सबको अपने आंसर में इंक्लूड करना चाहिए फॉर अ वेरी इम्प्रेसिव सब्जेक्टिव आंसर. इसी तरह से जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि करंट बढ़ने के साथ साथ इसका वोल्टेज जो है पहले इंक्रीज होता है और फिर यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, इस थ्रेशोल्ड करंट के बाद
जो आपका थर्मिस्टर है वो सेल्फ हीट होने लगता है और सेल्फ हीट होके उसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने पे उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम होने लगता है। वोल्टेज ड्रॉप कम होते ही और उसमें करंट बढ़ने लगती है। रेजिस्टेंस कम होते ही उसमें और करंट बढ़ने लगती है और सेल्फ हीट, और एक जगह पे जाके ये स्टेबल कंडीशन को अचीव कर लेते हैं टाइम के साथ। और अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो जैसे जैसे आप करंट को टाइम के साथ अगर ड्रॉ करेंगे तो आपका सिंपली सर्किट में टाइम के साथ करंट धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर ये जो आपका पीक है ये अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से है। फिर रेजिस्टेंस घट के थर्मिस्टर में करंट लीनियरली या एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये स्टेबल हो जाती है। आपकी जो करंट है ये स्टेबल हो गई है और इस कंडीशन में जो आपकी पावर सप्लाई हो रही है वो उसकी हीट डिसिपेटेड, जो हीट है जो आप इसको बोल सकते हैं कि पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो इक्वल हो जाती है। तो इस जो फिनोमिना है सेल्फ हीट के फिनोमिना पे बेस्ड थर्मिस्टर की कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हो जाती है। तो यहाँ पे जब थर्मिस्टर अपनी स्टेबल कंडीशन में है, मतलब उसका रेजिस्टेंस उसमें करंट एक फिक्स वैल्यू को अचीव कर चुकी है, तब पावर सप्लाइड इज इक्वल्स टू हीट डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड। ठीक, थर्मिस्टर अपनी स्टेबल कंडीशन में आ गया है, उसमें उसका एक रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू पे हो गया, उसमें से करंट जो थी वो फ्लो एक कांस्टेंट रेट से हो रही है। अब अगर आप किसी भी वजह से इस थर्मिस्टर को एक ऐसी मेजरिंग यूनिट में आप इसको इम्प्लांट करें, या आप ऐसे मान लीजिए किसी चैम्बर में इम्प्लांट करें और इसको स्टेबल इसका स्टेबल कंडीशन जो है वो आप अचीव कर लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स लगाया, इसमें करंट आपकी स्टेबल हो गई और ये जो आपका चैम्बर है ये अभी खाली है, एम्प्टी है, और इसमें आपका थर्मिस्टर है। ये चैम्बर आपका कहीं दूर हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल सेटअप है जिसमें आपको बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स आपको मेज़र करने हैं, वहाँ पे आप लगा देंगे। कनेक्टिंग नीड से आप इसको अपने कंट्रोल रूम में मेज़र कर रहे हैं। अब अगर इस चैम्बर में आप किसी भी लिक्विड को फ्लो करवाएं या डिफरेंट गैस कंपोजिशन को फ्लो करवाएं, तो यहाँ पे जो पावर सप्लाइड है वो और जो पावर डिसिपेटेड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक स्टेबल करंट आपका फ्लो हो रहा था स्टेबल कंडीशन में। जैसे ही आपने इसमें जो या तो आपने लिक्विड चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे ही हर लिक्विड का अपना अपना हीट डिसिपेशन कैपेसिटी होती है कि उससे किस रेट से वो एलिमेंट में से हीट डिसिपेट कर रहा है, या आपने जो गैस कंपोजिशन है वो बदल दिया, तो इसके एनवायरनमेंट में पावर सप्लाइड और पावर जो हीट डिसिपेशन है वो रेट चेंज हो जाएगी। वो रेट चेंज होते ही यहाँ पे चेंज इन करंट आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप इसे मेज़र कर सकते हैं। तो सेल्फ हीट स्पेशलिटी की वजह से ये फ्लो रेट मेंशन कर सकता है। अगर आप इसकी फ्लो रेट, जैसे मान लीजिए आपका पानी एक रेट से फ्लो हो रहा था, जैसे ही आपने चैम्बर में फ्लो रेट बढ़ाया, यहाँ पे थर्मिस्टर की जो हीट डिसिपेशन की जो रेट है वो चेंज हो जाएगी, ये अपने स्टेबल कंडीशन से चेंज हो जाएगा और आपको सर्किट में चेंज मिलेगा जिसे आप मेज़र कर सकते हैं। तो थर्मिस्टर को फ्लो रेट, लिक्विड लेवल, गैस कंपोजिशन, प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी काम में लिया जाता है। ठीक है, दूसरी जो एप्लीकेशन है जो बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि अगर आप हीट रिमूवल की रेट फिक्स कर दें, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे आपको पता है कि हम इस रेट से एक फिक्स वाटर या जो भी आपका लिक्विड है वो आप फ्लो करवा रहे हैं और आपका ये सारा का सारा जो भी सेटअप है वो ऑलरेडी आप स्टेबल कंडीशन पे सेट कर चुके हैं। क्या लिक्विड है, किस रेट से फ्लो हो रहा है और आपका हीट रिमूवल रेट जो है वो आपने फिक्स कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी पावर सप्लाइड चेंज करोगे, ये पावर सप्लाइड को भी अगर ये फिक्स है तो ये पावर सप्लाइड को भी सेंस करके चेंज इन सर्किट कंडीशन शो करता है और आप उसे मेज़र कर सकते हैं। थर्मिस्टर का रिस्पांस टाइम बहुत फास्ट है, इसीलिए ये माइक्रोवेव रेंज के पावर इनपुट को मेज़र करने में काम में आता है। माइक्रोवेव पावर मेज़रमेंट के लिए हमेशा माइक्रोवेव
माइक्रोवेव पावर मेजरमेंट, ठीक है, माइक्रोवेव पावर मेजरमेंट ये थर्मिस्टर की वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपसे कई बार पूछी जा सकती है। माइक्रोवेव पावर मेजरमेंट का, माइक्रोवेव का क्या मतलब कि हमारा जो सिग्नल है वो बहुत फास्ट रेंज से चेंज हो रहा है और उसको मेज़र करने के लिए जो हमारी मेजरिंग यूनिट है उसका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत फास्ट होना चाहिए, इन द रेंज ऑफ माइक्रोसेकेंड एंड नैनो सेकेंड। वो क्वालिटी आपका थर्मिस्टर रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर पावर सप्लाइड आपकी फिक्स है तो ये हीट डिसिपेशन में चेंज आने की वजह से फ्लो, लिक्विड लेवल, गैस कंपोजिशन आपको मेजर करके दे सकता है। और अगर आपने पावर डिसिपेशन की रेट फिक्स कर दी, इस चैम्बर में कंडीशंस फिक्स कर दी, तो ये इनपुट पावर सप्लाइड को भी सेंस कर लेता है। सो इट कैन मेजर पावर इन द रेंज ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपका कंक्लूजन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने थर्मिस्टर को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट रजिस्टिव जो ट्रांसड्यूसर है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये है स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंटली और रिपीटेडली उसके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो पूछे जाते हैं एज वेल एज उसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको गेज फैक्टर कैलकुलेट करना या चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना इस वैरायटी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेन गेज पढ़ेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।